नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और मैं हूं प्रीति नाहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिगड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने फिर प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा, मोदी है तो मुमकिन है। इंफोसिस के संस्थापक एन नारायण मूर्ति ने कहा, आजादी के बाद जीडीपी में दर्ज होगी सबसे बड़ी गिरावट। बिहार में उद्घाटन से पहले बह गया विकास का पुल। बंगरा घाट पुल का अप्रोच रोड टूटा। सीएम नीतीश आज करने वाले थे पुल का उद्घाटन। राजस्थान के परिवहन मंत्री खाचरियावास को ईडी का नोटिस। प्रवर्तन निदेशालय ने खाचरियावास और उनके पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। नोटिस में मामले का नहीं है जिक्र। जैसलमेर से जयपुर लौटे कांग्रेस विधायक। सीएम गहलोत ने कहा, बीजेपी की साजिश हुई नाकाम। राजस्थान में जीता लोकतंत्र। और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाने पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, उम्मीदवारी से थोड़ा आश्चर्य में हूं। बराक ओबामा ने किया हैरिस की उम्मीदवारी का स्वागत। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर जमकर सियासत हो रही है और बिहार विधायक ने शिवसेना नेता संजय राउत को नोटिस भेजा है। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में भी मेल मुलाकात का दौर जारी है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने वाई चौहान हाल में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से संजय राउत ने सुशांत सिंह सुसाइड केस में हो रही सियासत पर चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में राजनीति अलग दिशा में जा रही है और इसे लेकर हम पवार साहब से मुलाकात किए हैं और कई मुद्दे थे जिस पर हम लोगों के बीच चर्चा हुई। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मुरारी सिंह से। तो मुरारी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और संजय राउत की मुलाकात हुई। सुशांत सिंह मौत मामले पर क्या कुछ चर्चा हुई, क्या जानकारी? देखिए, क्या कुछ चर्चाएं हुई ये तो शरद पवार जी या तो फिर संजय राउत जी ही जाहिर कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मीडिया से बात करते हुए संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह सुसाइड केस में जिस तरीके से राजनीति गलत दिशा में जा रही है, ये गलत है। और साथ ही और कई तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा की है, बहुत सारी बातें हुई हैं। आपको बता दें कि मुंबई के वाई चौहान हॉल में एनसीपी प्रमुख से लगभग 1 घंटे तक संजय राउत की बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से मामला भी दर्ज हुआ है पुलिस के अधिकारियों से जो पटना से आए हुए थे, साथ ही जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं बिहार पुलिस की तरफ से, इन्हीं मुद्दों पर एनसीपी प्रमुख से संजय राउत की चर्चा हुई है। जी शुक्रिया मुरारी तमाम जानकारी के लिए। तो सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले पर सियासत तेज होती हुई, वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मिले संजय राउत और ये मुलाकात तकरीबन 1-1.5 घंटे तक चली और भी कई मुद्दे थे और कई टर्न है इस केस में जो हर दिन सामने आ रहे हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के पिता को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने शिवसेना सांसद संजय राउत को नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है संजय राउत अपने बयान को लेकर 48 घंटे के भीतर माफी मांग ले, नहीं तो फिर कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जाएगा। दरअसल संजय राउत ने कहा था कि सुशांत के पिता की 2 शादी हुई थी, इसीलिए सुशांत को अपने पिता से तकलीफ थी। परिजनों ने संजय राउत के इस बयान को झूठा और बेबुनियाद बताया था। वहीं संजय राउत ने नोटिस के बारे में कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपने भी बयान लिया है, नोटिस में इतना पड़ेगा, बहुत काम है यहाँ मुंबई में इतना काम पड़ा है। हमारे पास तो 50-100 नोटिस दर दिन आते हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में उनके वकील विकास सिंह ने एक बार फिर रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठाया है। सीनियर एडवोकेट विकास सिंह का कहना है कि सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान हैं, जबकि सुसाइड में कपड़े के निशान की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। परिवार से बात करता रहा जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो गया और परिवार को सांत्वना देता रहा एज इफ कि वो रिया के खिलाफ है और परिवार को मदद करना चाहता है सच्चाई तक पहुंचने के लिए। जैसे ही एफआईआर दर्ज हुआ
जब रिया एक नामजद अक्यूज हो गई एफआईआर में, उसके बाद उसने मेल लिखा है पुलिस स्टेशन को और कॉपी रिया को मार्क किया है, तो उसकी क्लियर साठगांठ है, क्योंकि इस कॉन्स्पिरेसी में चाहे एडमिटमेंट टू सुसाइड हो या मर्डर हो, दोनों में रिया है और रिया के साथ है इनका ये पठानी। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार की बड़ी किरकिरी हुई है। पुल के उद्घाटन से पहले ही पुल का अप्रोच रोड बाढ़ में बह गया है। नीतीश कुमार आज पुल का उद्घाटन करने वाले हैं। छपरा में 509 करोड़ रुपए की लागत से बंगरा घाट महासेतु का निर्माण हुआ है और आज सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही पुल का अप्रोच रोड बाढ़ में बह गया है। आपको बता दें कि इससे पहले गोपालगंज में 70 घाट पुल का अप्रोच रोड भी बह गया था, जिसके बाद नीतीश सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। तो उद्घाटन से पहले ही पानी में बह गया पुल का अप्रोच रोड। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। उद्घाटन से पहले, उद्घाटन के दिन और उद्घाटन के 29 दिन बाद जो है पुल जो है वो टूट जाता है। तो इनके राज में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग जो हैं उस इलाकों में बाढ़ से पीड़ित हैं, सब लोग सड़क पर आए हुए हैं। आपदा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल निर्माण निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये पैसा बिहार के लोगों का पैसा है जो भ्रष्टाचार में बहाया जा रहा है। और वहीं बिहार में बाढ़ का विस्तार हर दिन तेजी से हो रहा है। विकराल होती नदियों ने 20 और पंचायतों को प्रभावित कर दिया है। इस तरह अब 16 जिलों की 75 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाए जा रहे हैं और अब तक 6,69,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों के खाते में 6-6 हजार की राशि भेज दी गई है। और उधर उत्तर बिहार में मंगलवार शाम से कई इलाकों में दोबारा शुरू हुई तेज बारिश ने सबकी बेचैनी बढ़ा दी है। नेपाल के तराई इलाकों और चंपारण के कुछ हिस्सों में तेज बारिश जारी है और अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती जैसी नदियां फिर से बाढ़ वाले इलाकों को खतरे में डाल सकती हैं और इस आशंका से बाढ़ पीड़ित डरे हुए हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में अपनी दुल्हन को लाने के बेताबी में दूल्हे ने बाढ़ की भी परवाह नहीं की। दूल्हा बाढ़ के पानी को पार करते हुए बाजा बैंड बारात लेकर शादी करने पहुंच गया। वहीं इस अनोखी शादी को देखने के लिए लोगों का हुजूम जुट गया। बारात समस्तीपुर के ताजपुर थाने के मुसापुर गांव से मुजफ्फरपुर के सकरा के भटंडी गांव आई थी। आपको बता दें कि मुरौल के मोहम्मदपुर कोठी में तिरहुत नहर का बांध टूटने के बाद गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से दूल्हा बाढ़ के पानी के बीच ही दुल्हन को लेने पहुंच गया। और वहीं असम में थोड़ी राहत के बाद बाढ़ के हालात फिर बिगड़ गए हैं। राज्य के 3 जिलों में करीब 14,000 लोग अब भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। असम में इस साल बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 136 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें 110 लोग बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में मारे गए और 26 लोगों की भूस्खलन से मौत हो गई। वहीं असम में इस वक्त 89 गांव जलमग्न हैं और पूरे राज्य में करीब 6,000 हेक्टेयर खेतों में खड़ी फसल तबाह हो गई है। उधर उत्तराखंड के चंपावत में लगातार हो रही बारिश के बाद शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। शारदा नदी के पानी ने उत्तराखंड के 2 और उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। लोगों के बिगड़ते हालात के बारे में सूचित किया जा रहा है। चंपावत में 2 ग्रामीण मोटर मार्ग बंद हैं। कुछ जगहों पर आवाजाही जोखिम भरी हुई है। आपदा नियंत्रण विभाग का कहना है कि इन मार्गों को खुलवाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में 4 दिन से बंद पड़े केदारनाथ हाईवे को खोल दिया गया है। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से 4 दिन तक बंद रहा। हाईवे से मलबा हटने के बाद आवाजाही शुरू कर दी गई और इस हाईवे के बंद होने की वजह से यात्री 80 किलोमीटर तक ज्यादा सफर तय करने को मजबूर थे। और इस खबर के बाद इस रास्ते से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली है। बांसवाड़ा में जो बड़ा डेंजर जोन था वहाँ पर तो स्थिति सामान्य है, लेकिन उससे करीब 400 मीटर आगे एक दूसरे स्पॉट पे लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है और उसमें छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन उनके गिरते समय आवागमन खतरनाक रहता है। इसके अलावा चंडिका घाट के आसपास लैंडस्लाइड घटनाएं हो रही हैं। भूतकाशी से आगे विद्याधाम के पास 25 मीटर लंबाई में रोड सिंक हुई है। तीसरा स्पॉट एक ये वनरेबल बना हुआ है। बाकी जगह स्थिति सामान्य हो रही है। लोक जनशक्ति पार्टी ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है कि अब उम्मीद है कि पीएम मोदी की सलाह के बाद बिहार सरकार कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने ट्वीट करके कहा कि पूर्व से ही यह मांग लोक जनशक्ति पार्टी करती आई है कि बिहार में कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप पर सुझाव देने के बाद आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि बिहार सरकार टेस्टिंग बढ़ाएगी ताकि बिहार को कोरोना से सुरक्षित किया जा सके। दरअसल आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कोरोना संकट को लेकर मंगलवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन राज्यों में टेस्टिंग रेट कम है और जहां पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है वहां टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत सामने आई है। उन्होंने खास तौर पर बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात कही थी, जिसके बाद एलजेपी ने नीतीश सरकार को नसीहत दी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-story library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलते हैं अगली खबर पर। कोरोना काल में आशा कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर लड़ाई लड़ी है, ये सब जानते हैं। लेकिन आज वही कार्यकर्ता अपनी मेहनत की हक की लड़ाई लड़ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसके अलावा 50 लाख का बीमा देने की बात भी सीएम ने कही थी, लेकिन अभी तक कुछ पूरा नहीं किया गया है। आशा कार्यकर्ता न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग कर रही हैं। कोरोना की लड़ाई में अगर मोर्चे पर सबसे आगे कोई योद्धा तैनात हैं तो वो हैं आशा कार्यकर्ता, जो कोविड पॉजिटिव मरीज
से सीधे संपर्क में आते हैं, उनकी सैंपलिंग में सहायता करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार से इन्हें शिकायत है कि इन्हें ना तो अभी तक कोरोना योद्धा के रूप में मान्यता मिली है और ना ही इन्हें जो मानदेय देने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने 10,000 रुपये प्रति महीने, वो भी नहीं दिया गया है। इसलिए ये कार्यकर्ताओं की निराशा है और हम बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से। क्या समस्या है आप लोगों की? सर, हम लोग की समस्याएं ये है कि हम लोग को जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था उस समय हम लोग को कोविड-19 योद्धा घोषित किया गया था, मगर जब से अभी तक हमको ना कोई ना गलती कोविड-19 योद्धा के रूप में कोई भी कुछ भी नहीं है, ना हमको कोई मानदेय दिया जा रहा है। 10,000 बोला था कि आपको हर 3 महीने लगातार 10,000 रुपये दिया जाएगा, तो हमको अभी तक वो भी नहीं दिया गया है। और है ना क्या बोलते किट वगैरह भी चाहते हम लोगों को, ना तो किट मास्क वगैरह भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं है, सैनिटाइज़र की व्यवस्था नहीं हो पाती, जो कि हम लोग एक ही मास्क को कई दिन उपयोग में लाते हैं। सैनिटाइज़र भी अपने पास से खरीदना पड़ता। छोटी छोटी बाटल दी थी, वो कितने दिन चलती सर? 1 हफ्ते भी नहीं चल पाती है। कोरोना योद्धा के रूप में क्या आपको वो मिलेगी मदद? सर, हम लोग तो समाज सेवा ही कर रहे हैं, मदद के लिए सर अब मदद तो कोरोना योद्धा घोषित कर दिया जाएगा जी। हम चाहते हैं कि हमें कोरोना योद्धा घोषित कर दिया जाए और हमें नियमित कर दिया जाए। हमें आज तक हमें यही नहीं पता है सर कि हम लोग नियमित हैं भी या नहीं। अगर अभी आप लोगों में से किसी को कोई नुकसान होता है, जान माल की हानि होती है, तो परिवार के लिए कोई सहारा नहीं है? नहीं सर, कोई सहारा नहीं है और हमसे ये तक नहीं पूछा जाता कि आपके परिवार में कैसी स्थिति है, कैसी नहीं है। हम लोग जो टाइम पे टाइम काम कर रहे हैं, ना कोई मान रहे हैं ना कुछ है, बस ऐसे ही चलता जा रहा है। महीने में कितना मिलता है आपको? महीने में 2-3 हज़ार, वो भी काम करने पे है। काम करते हैं तो मिलता, नहीं तो नहीं मिलता। अच्छा। हाँ। और क्या समस्या कोई? सर बस यही है कि 1,000 में मतलब 1,000 मंथली दे रहे हैं हर महीने, उसी पे पूरा सर्वे करवाते हैं और घर की स्थिति कैसी हम लोगों की कोई कुछ नहीं पूछता। बस काम पे काम करते जाओ पूरा काम गवर्नमेंट वाला काम कर रहे हैं, लेकिन हमको सरकारी मतलब योजनाओं से जोड़ा जाए। मतलब श्रमिकों को तो भी 350 रुपये दिन का वेतन मिलता है, लेकिन हमें 30 रुपये रोज़ के हिसाब से दिया जा रहा है सर। ये इनकी समस्या ये है कि इन्हीं जैसा काम जो डॉक्टर कर रहे हैं, बड़े अधिकारी कर रहे हैं, पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रही है, उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है सरकार ले रही है, उठा रही है, पीपीई किट दे रही है, दूसरी सुविधाएं लेने के साथ ही वो मैदान में उतरते हैं। लेकिन आशा कार्यकर्ता अगर कहा जाए तो रीढ़ की हड्डी है इस पूरे सिस्टम की, लेकिन वही सबसे कमज़ोर है और उसी की सबसे ज़्यादा उपेक्षा हो रही है। कैमरामैन राहुल शेजकर के साथ कौशल किशोर चतुर्वेदी, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और वहीं उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ी दरों को लेकर कांग्रेस महासचिव ने यूपी सरकार को घेरा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि जनता कहती है यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज और कमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने व किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और इसी मुद्दे पर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। यूपी में बिजली दरों को लेकर प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है। चाहे प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की, चाहे केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां है, वो किसान, मजदूर, छोटे उपभोक्ता और छोटे उद्यमियों को लूटने का, उन पे कोई न कोई बहाना ढूंढकर उन पर टैक्स लगाने का, उनकी जेब से उनकी गाढ़ी कमाई निकालने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और वहीं अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज से पढ़ाई कर रही छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में एसआईटी एक्शन में आ गई है। यूपी के बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत के लिए जिम्मेदार बुलेट सवार युवकों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। औरंगाबाद पुलिस ने इलाके में सभी बुलेट मालिकों को थाने में तलब किया है और साथ ही उनके बुलेट को भी थाने में जमा करा लिया गया है। और इस दौरान पुलिस ये जांच करेगी कि सीसीटीवी में दिख रही बुलेट किसकी है और कौन सी है, और साथ ही हर बुलेट के नंबरों की भी जांच की जाएगी। वहीं सुदीक्षा के भाई से बुलेट की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से आरोपित जल्द पकड़ में आ सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सुदीक्षा की मौत को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर यूपी सरकार पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस का कहना है कि सुदीक्षा की मौत को यूपी सरकार सड़क हादसे में साबित करने में लगे जिला अधिकारी और एसएसपी से जांच रिपोर्ट मांग रही है। ये वही अधिकारी हैं जो पीड़ित परिवार की बात से अलग परसेप्शन और नैरेटिव बनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि अगर ऐसे जांच हुई तो पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यूपी में बीजेपी की योगी सरकार ने 3 साल में सिर्फ घटनाओं को दबाने और ठंडे बस्ते में डालने के लिए एसआईटी और जांच आयोग का गठन किया है। कांग्रेस ने कहा है कि इससे पहले भी जितनी एसआईटी और जांच आयोग बने उसमें कोई भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आ पाई है। ये बड़ा गंभीर विषय है उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए। निश्चित रूप से आम आदमी जो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, निश्चित रूप से इस कानून व्यवस्था के सवाल पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मजबूती के साथ इन विषयों और मुद्दों को उठाने का काम करेगी और सड़कों पर भी आंदोलन करेगी। सुदीक्षा की मौत उत्तर प्रदेश की सरकार पर और कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। मनचलों के चलते सुदीक्षा की जान गई, लेकिन सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सिर्फ उसे एक सामान्य एक्सीडेंट बताकर दुर्घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, उससे ये पता चलता है कि इस एसआईटी से कुछ नहीं होने वाला। और वहीं समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर रही है डिस्को, अपराधी हो गए किसको। आप बताओ उत्तर प्रदेश की जनता कहे किसको? ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर हो गया है। उत्तर प्रदेश की जनता का बेहाल है, जनता किससे कहे? अधिकारी जो उनकी टीम 11 है, ईटिंग मीटिंग सीटिंग में बिजी है, तो काम कहाँ हो रहा है? और सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की, वो जाति धर्म की राजनीति में बिजी है, तो जनता की समस्या की तो बात ही नहीं हो रही। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर में इतनी तेजी से अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ने की सिर्फ वजह यही है कि उत्तर प्रदेश का फोकस नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार का फोकस नहीं अपराध रोकने का। उत्तर प्रदेश का सरकार का जो फोकस है वो है कैसे सत्ता को काबिज करना है, कैसे जनता का ध्यान असली मुद्दे से भटका के जाति धर्म के मुद्दे पे केंद्रित रखना है। केरल के कोझिकोड विमान हादसे की जांच चल रही है। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो चीन अरविंदो हांडा ने कहा है कि दुर्घटना के साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर पहले से कुछ अनुमान लगाना बहुत जल्दबाजी होगी। वहीं दूसरी तरफ हादसे में घायल 85 यात्रियों को पूरी तरह से ठीक होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 7 अगस्त को कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं भारत और नेपाल के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद है। कालापानी सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच तनाव है। भारत और नेपाल अगले हफ्ते बैठक कर सकते हैं। हालांकि बैठक में विकास और आर्थिक परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक बैठक काठमांडू में होगी, जहां नेपाल की तरफ से विदेश सचिव शंकर दास टीम की अगुवाई करेंगे और वहीं भारत की तरफ से राजदूत विजय मोहन क्वात्रा टीम को लीड करेंगे। कोविड-19 को देखते हुए ये मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। हालांकि अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि बैठक 18 अगस्त को हो सकती है। भारत तराई क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कर रहा है। भूकंप के बाद के पुनर्निर्माण के काम में नेपाल की मदद कर रहा है। भारत रेलवे लाइनों का निर्माण, एक पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक तेल पाइपलाइन और साथ ही साथ सीमा चौकियों का निर्माण कर रहा है। सरकार ने नेपाल में परियोजनाओं के लिए इस साल के बजट में 800 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2016 में स्थापित परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए संयुक्त निरीक्षण तंत्र की बैठक पिछले साल जुलाई 2019 में आखिरी बार हुई थी। कालापानी विवाद पर कोविड-19 की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी। असम में नागरिकता को लेकर तैयार किए गए असम अकॉर्ड क्लॉज 6 को लागू करवाने के लिए बनाई गई गृह मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी ने कहा है कि असमिया लोगों की पहचान 1951 को कट ऑफ साल रखकर तय करनी चाहिए। 14 सदस्यों वाली कमेटी ने इसी साल फरवरी में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अब कमेटी के 4 सदस्यों ने इसे प्रेस के सामने रिलीज किया। असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 को लागू कराने वाली कमेटी में जिन लोगों ने रिपोर्ट रिलीज की है उसमें
4 में से 3 ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता हैं। चौथे शख्स निलय दत्ता हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि असम अकॉर्ड क्लॉज 6 को लागू करवाने के लिए असमिया लोगों की परिभाषा में स्वदेशीय जनजातीय असम के दूसरे स्थानीय समुदायों और 1 जनवरी 1951 से पहले असम में रह रहे भारत के लोगों को शामिल करना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने रिपोर्ट के बाहर आने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार असम अकॉर्ड के हर क्लॉज को लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली किसी भी सरकार ने इस अकॉर्ड के क्लॉज 6 को लागू करवाने के लिए कमेटी का गठन नहीं किया। शुरुआत में करो, मैं ना बोलो। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।